तो बोलो, सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस। परीक्षा की तैयारी कराई जाए? यस। तो परीक्षा की तैयारी के मूड से आए हैं सभी लोग? यस। मेहनत से पढ़ोगे? यस। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। क्या सीखने को मिलेगा? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना इस वीडियो में आप सीखेंगे। वीडियो को कायदे से देखेंगे और यह जब समझ में आ जाता है, तो समझ में जब आ जाए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये प्रेस करो, दुनियादारी, ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। आज का जो वीडियो है ये अंत तक अगर देखेगा जो भी छात्र, उसकी समझ में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जरूर आएगा। तो आइए उसको हम समझाते हैं। क्या आप सीख रहे हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हम इस वीडियो में सीखेंगे। एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, हम एक बात को थोड़ा हिंदी में बता दें। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये बात एक्टिव में है। क्या है? एक्टिव वॉइस में है। और इसी बात को पैसिव में बदलना है तो ये कह दिया जाता मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो ये बात है एक्टिव में। और मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, ये पैसिव हो गया। तो किसी बात को थोड़ा घुमा करके कह देना ही पैसिव होता है। अब इंग्लिश में इसके कुछ नियम बन गए हैं, वो समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। टेंस का ज्ञान होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको टेंस मालूम होना चाहिए। तो हम रिपीट करा रहे हैं, टेंस कितने होते हैं? मूल रूप से टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, और प्रेजेंट जो इस समय चल रहा, और फ्यूचर जो आने वाला है। 3 टेंस होते हैं। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। इस तरीके से मिला करके 12 टेंस होते हैं। लेकिन जो पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है। कितने की बनती है? हाँ, 12 टेंस आपको पैसिव में बदलना नहीं पड़ेगा। 8 की पैसिव बनेगी और 4 वैसे शेष रह जाते हैं। तो इसको सुनिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है ये आई किल ए स्नेक। क्या लिखा है? क्या लिखा है? आई किल ए स्नेक। आई करता है, किल लिखा हुआ है, ए स्नेक। तो यहाँ पर हमने बताया, हम पैसिव वॉइस के साथ साथ आपको टेंस भी समझाते चलेंगे। सभी की निगाह बोर्ड पे होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पर कौन सा टेंस है? आई किल ए स्नेक, इसमें टेंस समझना है। तो कौन सा इसमें टेंस है? इसमें टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए है, अगर फ्यूचर करते तो विल शैल लगा होता, अगर पास्ट करते तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा होता। यहाँ पर कर्ता बहुवचन होने के नाते इसमें यस या यस नहीं जोड़ा गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। क्या पहचान होती है? नियम होता है कि अगर कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यदि यहाँ पर ही लिखा होता, सी लिखा होता, अन्य किसी का नाम जो एक वचन होता, तो यहाँ पर
यस या ईएस जुड़ जाता है। इसलिए इसमें कौन सा टेंस है? इसमें है प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। यहाँ तक समझ में आया? अब पैसिव बनाने का जो नियम है, हमने इसके पहले एक छोटी नॉर्मल वीडियो डाल दिया है, उसमें देख सकते हैं। तो इधर पैसिव बनाने का नियम है कि देखिए, ये आपका कर्म है। क्या? ये स्नेक, केवल स्नेक नहीं, ये स्नेक जो लिखा हुआ है ये कर्म है। क्या है? कर्म। और ये जो किल लिखा हुआ है ये है क्रिया। क्या है? क्रिया। ये जो किल लिखा हुआ है क्या है? क्रिया है। और आई जो लिखा है ये क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता। यानी कि ये है सब्जेक्ट, यस से लिख दिया इसको, और ये है वर्ब। क्या है? ये है वर्ब, इसको हमने वी से लिख दिया। और ये है ऑब्जेक्ट, इसको हमने ओ से लिख दिया। इतना समझ लीजिए। जो कर्म है उसको कर्ता के स्थान पर लाया जाता। ध्यान से सुने। पहला नियम क्या है? रिपीट करो हमारे साथ। कर्म को कर्ता के स्थान पर लाया जाता है। पैसिव बनाने का पहला नियम क्या? हाँ, फिर से बताओ, फिर से रिपीट करो। क्या बताया? कौन सा नियम? कर्म को कर्ता के स्थान पर लिया जाता है। हाँ, प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर ए स्नेक लिखा हुआ है, स्नेक, और यहाँ पर आई ये करता है, सब्जेक्ट है। ठीक है। किल एक वर्ब है, क्रिया है। ये स्नेक को देखो, ये आई के स्थान पर ए स्नेक रख दिया गया। समझ में आता है? ये स्नेक को आई के स्थान पर। समझ में आ रहा? तो पहला नियम सीखा। क्या करना पड़ेगा पैसिव बदलने में? कर्म को कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग बैठे हैं। फिर से बताओ क्या करना पड़ेगा? कर्म को कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हाँ, रख दिया जाता है। एक नियम। ठीक। ये तो अब भूलेगा तो नहीं? दूसरी बात, या जब कर्म को कर्ता के स्थान पर रख दिया गया, अब देखिए टेंस के आधार पर दूसरा नियम सुनो, रिपीट करो। टेंस के आधार पर सहायक क्रिया लिखी जाती है। दूसरा नियम क्या कहोगे? टेंस के आधार पर सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो इसमें अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिसमें इंडेफिनिट होता है उसको सिंपल में बदल लेते हैं। कहाँ में बदल देते हैं? सिंपल में बदल लेते हैं। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम चलता है। क्या चलता है? तो यहाँ पर इज इसलिए लगा है क्योंकि ये स्नेक है। सांप कितने हैं? स्नेक मीन सांप होता है। क्या होता है? तो सांप अकेला है। कितने सांप हैं? अकेला सांप है। इसलिए कर्ता हमारा अकेला है, इसलिए यहाँ पर इज रखेंगे। बात समझ में आई? दूसरा नियम रिपीट करो, भूल गए। पहला नियम तो था कि कर्म को कर्ता के स्थान पर रखते हैं। ठीक। और दूसरा नियम, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है। क्या कहोगे? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसको सिंपल प्रेजेंट में बदल दिया गया, तो हो गया इज। सिंपल प्रेजेंट का मतलब इज होगा, या तो आर होगा या तो एम होगा। इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, एम केवल आई के लिए। तो यहाँ ए स्नेक एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज लिखा गया। समझ में आया? और जब सहायक क्रिया लिख दी जाती है उसके ठीक बाद फिर से बोलो और फिर से रिपीट करो। सहायक क्रिया लिख देने के ठीक बाद, सहायक क्रिया लिख देने के ठीक बाद क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है?
सहायक क्रिया लिख देने के ठीक बाद, इसको बंद करो थोड़ा, सहायक क्रिया लिख देने के, तो हम बता रहे थे कि पहला नियम कर्म को कर्ता के स्थान पर रख देते हैं, और दूसरा नियम सहायक क्रिया टेंस के अनुसार लिख देते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो यहाँ पर इज लिख दिया, क्योंकि उसको सिंपल प्रेजेंट में बदल दिया। प्रेजेंट की सिंपल प्रेजेंट की सहायक क्रिया होती है इज आर एम। अब दूसरी बात बता रहे थे कि सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या कहेंगे, सहायक क्रिया के ठीक बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है। पैसिव बनाने में एक बात को जरूर याद रखना, कुछ चीजें हैं बदलेंगी कभी नहीं। कैसे, ये थर्ड फॉर्म कभी नहीं बदलेगा। अगर किसी ने कह दिया कि सेकंड फॉर्म लिख दो, फर्स्ट फॉर्म लिख दो, ऐसा मत करना, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ठीक। दूसरी बात, कर्म को कर्ता के स्थान पर लाना ही पड़ेगा, इसको भी नहीं भूलना। ठीक, टेंस के अनुसार आपको बदल लेना है। तो सुनो फिर से, तो सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है। क्या कहोगे, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है। ये किल का थर्ड फॉर्म है किल्ड, सेकंड फॉर्म भी किल्ड है और थर्ड फॉर्म भी किल्ड है। किल किल्ड किल्ड ऐसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म है, किल्ड लिख दिया गया। बात समझ में आई? हमको बताओ, हमने क्या बताया है कि सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लिखा जाता, सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लिखा जाता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है। और सुनो एक नियम, और थर्ड फॉर्म के ठीक बाद बाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता, बाई, बी वाई, बाई का मतलब होता है द्वारा। क्या लिख दिया जाता, बाई, बाई का अर्थ होता है द्वारा, बाई का अर्थ होता है द्वारा, बाई। और इधर जो आई है, अब आई यहाँ पर मी बन गया, यानी जो हमारा कर्ता था वो अब क्या बन गया, कर्म बन गया। बात समझे? ये नया ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। पहले ऑब्जेक्ट था ये स्नेक, अब जब पैसिव में बदला तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया है मी। बात समझ में आई? जिस विद्यार्थी को कोई बात समझ में ना आ रही हो तो वो अपना खड़े होकर के सावधानी के साथ पूछ सकता है कि ये बात समझ में नहीं आई। और जो चैनल को देख रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को बीच में मत बंद करना। पैसू आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि समझ में आएगा। तो आइए समझिए। तो पहला नियम कर्म को कर्ता के स्थान पर रखते हैं। क्या बताया था? कर्म को कर्ता के स्थान पर रखते हैं। दूसरा नियम, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख देते हैं। समझ में आया? दूसरा नियम, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख देते हैं। और तीसरा नियम, सहायक क्रिया के ठीक बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। समझ में आया? और अगला नियम, थर्ड फॉर्म के ठीक बाद बाई का प्रयोग कर दिया जाता है, और बाई के ठीक बाद नया ऑब्जेक्ट लिख लिया जाता है, और इस तरीके से हमारा पैसिव बदल जाता है। आइए देख लीजिए, ध्यान देंगे थोड़ा, अगर पढ़ने अपने लिए आए हो। सुनो, तो हम बता रहे थे अगर टेंस का ज्ञान नहीं है तो पैसिव नहीं सीख पाओगे।
चाहे एक बेंच पर बैठो, चाहे 1 2 3 तर ऊपर रख लो। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ तक समझ में आया? हम बात कर रहे हैं इसमें, ये आपको एक ही चीज नहीं दिख रही है। जो हमारा बोर्ड आपको दिख रहा है, इस बोर्ड पर हर एक टेंस के वाक्य सामने लिखे हैं, हर एक टेंस के। तो हम जो परिभाषा रिपीट करा रहे हैं, ये हर एक टेंस में काम आएगी। तो पहला नियम फिर से रिपीट करो, कर्म को कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं। दूसरा नियम, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है। तीसरा नियम, सहायक क्रिया के ठीक बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। मुख्य थर्ड फॉर्म के ठीक बाद बाई का प्रयोग किया जाता है और बाई के बाद कर्म नया कर्ता, यानी कि कर्म यानी नया कर्म ऐसे कह सकते हैं, या कर्ता को चेंज करके जो बनाया गया कर्म है उसको बाई के बाद में लिखा जाता है। इतना समझ में आया? फिर से देखो और देखो आगे। तो ये समझ में आ गया होगा, स्नेक इज किल्ड बाई मी। समझ में आया? पैसू बन गया। यहाँ पर इसको उठा के इधर रख दिया और फिर इंडेफिनिट के अनुसार इसमें एज लगा दिया। किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता, फिर बाई लिख दिया, और आई का मी होता तो ऐसे लिख दिया। अगला देखो, लिखा है ही रोट ए लेटर। क्या लिखा हुआ है? ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर। बता सकते हो कि किस टेंस में वाक्य है? किस टेंस में है? बोलो। अब बोलते नहीं हो। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। किस टेंस में है? कैसे पता चला है पास्ट इंडेफिनिट में है? ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि रोट यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन क्रिया का सेकंड फॉर्म है। तो क्रिया का सेकंड फॉर्म बताता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा होता है। ऐसे हम पहचानते हैं। नेगेटिव होगा, क्या हुआ? नेगेटिव होगा तो डिड लगा होगा, नॉट लगा होगा, ऐसे उसकी पहचान रहती है। तो सेकंड फॉर्म होता है। यहाँ पर रोट सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। आइए देखें इसको, लेकिन करना और कुछ नहीं। पहला नियम आइए देखिए। पहला नियम जो था कि कर्म को कर्ता के स्थान पर लिख लेते हैं, तो ही इसमें कर्ता था और इधर ए लेटर यहाँ पहले लिख लिया गया। ए लेटर कहाँ लिख लिया गया? कर्ता के जगह पर। ए लेटर तो एक कर्ता बन गया। अब ये जो इंडेफिनिट में होता है उसको सिंपल में बदलते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट में था इसको सिंपल पास्ट में बदलेंगे, और सिंपल पास्ट के लिए सहायक क्रिया चलती है वाज और वेर। सहायक क्रिया क्या चलती है? वाज और वेर। तो वाज चलता एक वचन के साथ और वेर चलता बहुवचन के साथ। बताओ ए लेटर एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है क्योंकि लेटर एक है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर वाज लगाया गया। समझ में आ रहा? वाज क्यों लगाया गया? कर्ता एक वचन है। इज क्यों नहीं लगाया गया? वाज के बजाय उसमें इज लगाया, इसमें वाज क्यों लगाया? ध्यान देते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए इसमें वाज लगा है। ये कोई बताने वाली बात? तो वाज लगा दिया। हमने बताया था टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख लेते हैं, तो वाज लिख लिया। सहायक क्रिया के ठीक बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। लिख लिया रिटन। रिटन क्या है? राइट का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन ऐसे लिखा जाता। ये राइट का थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा जाता? बाई का प्रयोग किया जाता है। फिर इधर अगर ही है, जो प्रोनाउन होते हैं उनके रूप बदल जाते हैं। ही है, सी है, आई है, ये प्रोनाउन है। दे है, ये प्रोनाउन है। तो सी का हर हो जाता, ही का हिम हो जाता, आई का मी हो जाता है, ठीक। दे का देम हो जाता है। इस तरीके से बदल जाता है। लिख देंगे आपको
कि ये प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, आपकी पुस्तकों में लिखा भी होगा। तो ही का यहाँ पर क्या हो गया, हिम हो गया। समझ में आया? तो ए लेटर वाज रिटन बाय हिम कैसे बन गया, ये समझ में आया होगा। क्या हुआ? तो आइए समझिए, समझ लीजिए। अब अगला टेंस है। हमने बताया जितने वाक्य लिखे हैं उन हर एक वाक्य का अपना अलग टेंस है। तो समझ लीजिए, लिखा है ही विल किल ए बर्ड, ही विल किल ए बर्ड। बता सकते हो किस टेंस में है, ये किस टेंस में है? ही विल किल ए बर्ड, बोलो किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब देखिए फ्यूचर कैसे है, क्योंकि बिल लगा हुआ। बिल शैल फ्यूचर की पहचान होती है। आगे और पढ़ेंगे, उसमें फ्यूचर में 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, ये सब होते हैं। तो इसमें देख लिए पहला नियम वही, कर्म को कर्ता के स्थान पर रख देते हैं। तो कर्म हमारा इसमें देखिए, इसमें कर्ता है ही और मुख्य सहायक क्रिया बिल है, मुख्य क्रिया किल है और ए बर्ड है कर्म। ए बर्ड क्या है? तो इसको क्या करेंगे? ये बर्ड जो लिखा है उसको क्या करेंगे? बर्ड को क्या करेंगे? कर्ता के स्थान पर रख देंगे। क्या करेंगे? कर्ता के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर जहाँ ही लिखा था तो ए बर्ड लिख गया। ए बर्ड एक वचन है, इसलिए बिल, और जिसमें बिल लिखा होता है फ्यूचर में उसमें बी जोड़ देते हैं। ए अलग से जोड़ना पड़ता और कुछ नहीं। कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म बनाया जाता है, थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, जिसमें बिल शैल होता है, पैसू बदलने में उसमें बी जोड़ दिया जाता है। ये याद रहेगा। क्या जोड़ दिया जाता? बी उसमें जोड़ दिया जाता है। और सारे नियम पहले जैसे, और सब नियम पहले जैसे। तो यहाँ पर बी जुड़ गया, इसको बना दिया कर्ता, सहायक क्रिया हाई है उसमें बी जोड़ दिया, और किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, ही का हो जाता है हिम। लिख दिया आपका। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आगे आपका है वाक्य, सी इज रीडिंग ए बुक। क्या लिखा है? सी इज रीडिंग ए बुक। बता सकते हो कि इसमें कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें कौन सा टेंस है? लेकिन टेंस चाहे जो हो, हमको टेंस पे थोड़ा ध्यान देना है और बाकी ज्यादा ध्यान जो पहले से बात चल रही। तो पहला नियम क्या करेंगे? पहला नियम क्या होगा? हाँ बताओ, इसमें कर्म क्या है? पहला जो वाक्य है इसमें कर्म क्या है? ए बुक है कर्म। क्या है कर्म? ए बुक है। तो ये बुक को यहाँ उठा के रखेंगे। ठीक, सहायक क्रिया तो लिखी है ही है, उसमें इज रहेगा। क्या होगा? लेकिन जिसमें इंग जुड़ा होता है, इतना ध्यान देना, इंग वाले में बीइंग जोड़ा जाता है, बिल वाले में बी जोड़ा जाता है, इंडेफिनिट में प्रेजेंट सिंपल में बदल करके लिखा जाता है, हैज हैव वाले में बीइंग जोड़ दिया जाता है। बाकी सब नियम ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान से सुनो समझो। पैसू 2 मिनट का काम है, लेकिन हमको लगता है मिनट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि बताना है सभी टेंस। तो देखो, सी इज रीडिंग ए बुक, समझ में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ए बुक इधर लिख लिया, इज लिख लिया, इज बीइंग। तो बीइंग क्यों जोड़ा? क्योंकि कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ा जाता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ा जाता है। बीइंग जोड़ा जाता है। तो बीइंग इसमें जोड़ दिया। यहाँ पर इज बीइंग, और फिर बीइंग के बाद इज बीइंग, बीइंग के बाद रीड, यानी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो छूटना ही नहीं जी। थर्ड फॉर्म नहीं छूटना है। तो ये रीड हो गया थर्ड फॉर्म। रीड 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 ये सब बराबर रहता, रीड तो बराबर रहता है, बदलता नहीं। और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिख दिया। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? बाई लिख दिया। बाई और सी का हो जाता है हर। समझ में आया? कोई नया नियम
कुछ नहीं, केवल सहायक क्रिया में बदलाव हुआ है और कोई नियम नहीं। कुछ नहीं। फिर से देखो और अगला देखो, अगला है ही हैज ईटन एन एप्पल। है रह गया है। अच्छा, आई वाज रीडिंग ए नोवेल। आई वाज रीडिंग, यही तो लिखा है ये वाला। आई वाज रीडिंग ए नोवेल। नोवेल माने होता है नोबेल माने उपन्यास। नोबेल माने क्या होता? उपन्यास। नोबेल पुरस्कार वो नाम है पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार वो उसका नाम है। नोबेल माने उपन्यास होता है। तो आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ये नोबेल एक उपन्यास, ये इसकी हिंदी बन गई। हिंदी से कोई मतलब ज्यादा नहीं है खैर, लेकिन बताओ किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में है। वाज और पास्ट की पहचान होती है, इंग फॉर्म कंटिन्यूअस है, इसलिए कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। पहले क्या करना? ये नोबेल को इधर लाएंगे कि ये नोबेल है कर्म, ये नोबेल है कर्म। अच्छा, कर्ता क्रिया कर्म सब जानते हो? सब लोग जानते हैं। कर्ता वही वो व्यक्ति जो कुछ काम उसमें कर रहा है, क्रिया जो हो रही है उसको क्रिया कहते हैं, जो कोई काम हो रहा है, और जिसके द्वारा हो रहा है वो कर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे समझो तो आई वाज रीडिंग, ये आई में मैं करता, क्या काम क्या हो रहा? रीडिंग यानी पढ़ने का काम हो रहा। क्या पढ़ा जा रहा? पढ़ाई हो रही, तो कहे से हो रही? तो नोबेल के द्वारा हो रही, इसलिए वो कर्म है। समझ में बात आई? ऐसा शब्द जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे पेन से लिख रहा हूँ, तो इसमें कौन सा शब्द होगा? कर्म कौन होगा? पेन होगा, क्योंकि लिखने का काम काहे से हो रहा है? पेन से हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? एक और देख लीजिए। तो आई वाज रीडिंग ए नोबेल, नोबेल को इधर रखेंगे, वाज तो है ही है, इंग वाले में बीइंग जोड़ा जाता है। इंग फॉर्म में, या कह लीजिए कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग जोड़ा जाता है। समझ में आया? बात समझ में आ रही? यहाँ पर बीइंग जोड़ देंगे। और कोई नया नियम? कोई नया नियम नहीं। थर्ड फॉर्म दे दिया, बाई लिख दिया। ही हैज ईटन एन एप्पल, तो ही हैज ईटन, ईटन आप थर्ड फॉर्म है। हैज ईटन ये परफेक्ट में लिखा हुआ है, ये किस टेंस में है बताओ जल्दी के साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हैज हैव हैड ये परफेक्ट की पहचान है। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैड लगा होगा और थर्ड फॉर्म होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। एन एप्पल को इधर रखो, हैज लगा हैज, और हैज वाले में मैंने कहा बीइंग जोड़ दो, इंग वाले में बीइंग जोड़ दो, और क्या? और किसमें? बिल वाले में बी। बिल वाले में क्या? बी जोड़ना। और तो नियम वही दो नियम सिंपल में, और दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देख लीजिए, समझ में आ गया? एन एप्पल को इधर रख दिया, हैज है तो बीन जोड़ दिया, बीन यानी हैज बीन पूरा हमारा सहायक क्रिया बना। इसके बाद थर्ड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बाद बाई, फिर इधर का प्रोनाउन इधर ही का बन जाता है हिम। समझ में आया होगा? श्याम हैड स्टोलन माई पेन, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हैड हो गया तो हैड बीन कर दो, बाकी सेम नियम। देख सकते हो इस तरीके से बहुत इस पर आपको दिखाई दिया है। कम से कम 15-16 वाक्य लिखे गए हैं। कितने वाक्य लिखे हैं? 15-16 वाक्य लिखे हैं। हम फिर से आपको रिपीट करा रहे हैं। कौन से नियम हैं? उन नियम को फिर से दोहराओ। पहला नियम, कर्म को कर्ता के स्थान पर रखा जाता है या लिखा जाता है। दूसरा नियम, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख लिया जाता है। क्या कहेंगे? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख लिया जाता है। और अगला नियम, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखा जाता है।
ठीक। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिख लिया जाता है। क्या लिख लिया जाता है? बाई लिख लिया जाता है। और बाई के बाद नया ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखा जाता है। तो हमने आपको काफी समझाने की कोशिश किया। जितने भी साधारण आपके एक्टिव और पैसिव थे शायद आपकी समझ में आ गए होंगे। और पैसिव का वीडियो हम इसके आगे और भी देंगे, लेकिन तभी आपको वीडियो मिल पाएगा जब हमारी क्लास को ज्वाइन करोगे। और हम जो टिपिकल वर्ड हैं, जो कठिन सेंटेंस हैं, थोड़ा कुछ अलग हटकर इसके नियम हैं पैसिव के, उनको अगली वीडियो में देंगे। और तब तक अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को नियमित सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, ताकि हमारा ज्ञान सब तक पहुँचे और आपके द्वारा कुछ न कुछ परोपकार हो सके। धन्यवाद।